हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आप देख रहे हो बोर्ड में आपको ऑलरेडी दिख रहा है क्रैश कोर्स फॉर जेईई एंड नीट 2020। और हम लोग जो लास्ट टॉपिक का जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था है ना, रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स सेशन, और बिल्कुल उसी टॉपिक है ना, सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स और मोमेंटम। ये इतना एक वास्ट चैप्टर है और इसमें इतना ज़्यादा है ना प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स का जो स्कोप है वो इतना ज़्यादा है, इतना इलेबोरेट है कि मेरे को लगा कि एक वीडियो में वो पूरा डिस्कशन होना सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए मैं सोचा कि उस पर एक और वीडियो बनना चाहिए आपके लिए। तो इसीलिए मैं आज सेकेंड लेक्चर को लेके आया आपके सामने। इसमें हम लोग अगेन कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जहां हर एक क्वेश्चंस को इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, है ना। अगर आप सीरियस है अपने जेईई या नीट, जेईई मेन या आईआईटी जेईई या नीट के प्रिपरेशन के लिए, जो कि आप 2020 के लिए अपेयर कर रहे हो, और अगर आप बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप स्किप ना करें, बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें। और गारंटी है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स इसमें देखेंगे आप उससे कुछ सीख के ही जाएंगे। तो चलिए, ये सीखने और सिखाने का प्रोसेस है। हम लोग यहाँ कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ ही सिर्फ डिस्कस करते हैं, जहाँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ फिज़िक्स का जो सबसे हिडन ट्रेजर है, हाउ टू मिक्स अप द कॉन्सेप्चुअल टर्म्स, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, द थ्योरेटिकल नॉलेज इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और जो ये प्रॉपर ब्रिजिंग, ये कॉम्बिनेशन कर पाता है, उसी का जेईई मेन हो या आईआईटी जेईई है या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए सॉलिड फिजिक्स का प्रिपरेशन होता है। तो चलिए इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और पूरा वीडियो को देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर डेफिनेटली कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपको आईआईटी जोन ट्यूटोरियल का और भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा। दैट मीन्स you can download our mobile application from Android for Android application from Play Store। और आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज ऑफ आईआईटी जोन ट्यूटोरियल, आप उसमें भी विज़िट कीजिए, वहाँ भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस है आपके साथ। जुड़ जाइए आईआईटी जोन ट्यूटोरियल के साथ और लगातार बने रहिए हमारे साथ, ताकि आप अपना अच्छा से फिजिक्स का तैयारी को कर सके। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें देखिए हमने क्या किया है, एक सिचुएशन दिया है जहां एक अप्लाइड फोर्स के बारे में पता है, विच इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg फॉर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के समय इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल के लिए 1 kg मास का एक पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है, जिसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों पता है ना। 2i फॉर x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, j फॉर y कंपोनेंट फोर्स एंड 3k रिप्रेजेंट z कंपोनेंट फोर्स। और पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2i प्लस j, यानी कि वो xy प्लेन में मूव कर रहा है। एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। और फिर वो पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, उसका 4 ऑप्शन दिया है। अगर आप सोचते हो कि ये आपका क्वेश्चन है तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज यू कैन कैरी ऑन विथ मी टू सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें, जैसे हमने 3 पॉइंट लिखा था, सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स, मोमेंटम। तो यहाँ सीधा सीधा बात है कि एक पार्टिकल पे अगर 2 सेकेंड के इंटरवल तक एक फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियसली दैट फोर्स विल ब्रिंग चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो हमको चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द फाइनल मोमेंटम, और मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी विल गिव मी द इनिशियल मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, इम्पल्स के बारे में बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द टर्म इम्पल्स। और हम लोग जानते हैं इम्पल्स क्या होता है, इट इज फोर्स इनटू, ठीक है ना, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, दैट इज इक्वल टू
change of momentum, that is equal to change of momentum. Impulse होता है force on a particle that acts for a time t. So मैंने डेल्टा t वो इंटरवल ले लिया. During that time the given force which is definitely constant force, constant इसलिए क्योंकि उसका तीनों कंपोनेंट constant मैग्नीट्यूड का है. तो force into time taken during which the force is acting on the particle, that brings the change in momentum. So therefore we can write down force का जो वेक्टोरियल इफेक्ट दिया है वो क्या है, 2i प्लस j प्लस 3k कैप दैट इनटू डेल्टा टी एक स्केलर क्वांटिटी है 2 सेकेंड, ठीक है ना. तो ये स्केलर मल्टीपल है, डॉट प्रोडक्ट. इसको ये मत समझो कि यहाँ मल्टीपल में इनटू सिंबल लिखा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है. ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, स्केलर क्वांटिटी को मैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल वेलोसिटी. v final minus initial, ui represent the initial speed and vf represents फाइनल वेलोसिटी वेक्टर. तो हम लोग वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेंगे और हम लोगों को एक्चुअली स्पीड पूछा है यानी मैग्नीट्यूड, तो फिर हम लोग उस वेलोसिटी वेक्टर से उसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे. तो यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i प्लस 2j प्लस 6k कैप, दैट इज द LHS पार्ट ऑफ इट, फोर्स इनटू टाइम, and that is equal to mass of the particle is 1 into final velocity नहीं पता minus initial velocity. तो initial velocity क्या लिख सकते हैं, 2i plus j, so minus 2i minus j cap. ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टोरियल फॉर्म. LHS एक पूरा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, RHS भी एक वेक्टोरियल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं therefore I can write down, मेरे को क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. तो फाइनल वेलोसिटी को अगर एग्जैक्ट वेक्टोरियल फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, i j k, ये 3 टर्म में अगर फाइनल वेलोसिटी को लिख लेते हैं तो फिर उसका मॉड्यूलस निकालना आसान है. तो vf को क्या लिखेंगे, देखो इधर तो 4i प्लस 2j प्लस 6k था ही, है ना, और ये दोनों पार्ट इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2i प्लस जे कैप. तो कितना हो गया, 4 प्लस 2 6i, 2j प्लस j 3j प्लस 6k. ये हो गया हमारा ओवरऑल फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विच स्टार्टेड विद दिस वेलोसिटी अंडर द प्रेजेंस ऑफ दिस मच फोर्स during 2 seconds. At the end of 2 seconds, that final velocity of the particle will become 6i plus 3j plus 6k. So therefore speed of the particle, speed हो जाएगा magnitude of this final velocity mod of vf, so that will be equal to under root of 6 square plus 3 square plus 6 square. ठीक है ना. तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, we can write down this is 36 plus 9 plus 36. तो क्या हो जाएगा ये 72 plus 9, that is root under of 81, यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड. तो 9 मीटर पर सेकेंड हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी विच इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एंड यू कैन सी इट इज द थर्ड ऑप्शन. ऑप्शन सी इज गिवन द 9 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन, यानी कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड विल बी just 9 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू इम्पल्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि इम्पल्स हम वहाँ लगा सकते हैं जहाँ हमको अप्लाइड फोर्स पता है और ड्यूरेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वो पता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच it is just equal to the change in momentum, mass into final velocity minus mass into initial velocity, that will give us the change in momentum, that is equal to impulse, that is force into time taken. तो हम लोगों ने concept of impulse लगाया to solve the velocity of the final velocity of the particle as well as its speed. Okay.
सो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, अच्छा भी लगना चाहिए, क्योंकि आप जितना न्यूमेरिकल करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस है ना, सब्जेक्ट के बारे में आपका सोच उतना इलेबोरेट होता जाएगा, और वो हम लोग लगातार क्वेश्चन करते हुए सीखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग इम्पल्स को एक बार और से बढ़िया से समझने के लिए एक और प्रॉब्लम मैंने इम्पल्स से ही लिया है। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इम्पल्स, और इम्पल्स रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस किया, और वहाँ से साफ एक बात क्लियर होना चाहिए कि इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम टेकन। ठीक है, which is equal to change in momentum of a mass on which that force acts for that t second। तो अब इसका मतलब है कि इम्पल्स आप दो तरीके से निकाल सकते हो, आइदर आपको अप्लाइड फोर्स का पता होना चाहिए ऑन द मास, एंड यू नीड टू नो द टाइम इंटरवल फॉर विच ड्यूरिंग विच दैट फोर्स एक्ट्स। तब आप फोर्स इनटू टाइम इंटरवल्स कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करोगे अप्लाइड फोर्स, और वो अप्लाइड फोर्स कितना समय तक वर्क कर रहा है, कितना समय तक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, सो दैट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दैट फोर्स एक्ट्स, आप फोर्स इनटू टाइम करोगे तो आपको इम्पल्स मिल जाएगा। या अदरवाइज अगर आपको ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल फॉर ड्यूरिंग विच दैट फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, उस इंटरवल में शुरू और एंड में, उस इंटरवल का स्टार्टिंग इंस्टेंट का मोमेंटम और उस इंटरवल का एंड इंस्टेंट का मोमेंटम अगर आपको पता है, तो आप चेंज ऑफ मोमेंटम से भी इम्पल्स को कह सकते हो। तो प्रीवियस क्वेश्चन में फोर्स और टाइम इंटरवल दोनों दिया था, और दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जिसमें हमको इनिशियल मोमेंटम पता था, फाइनल नहीं पता था, तो वहीं से हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया था। यहाँ ध्यान दो, यहाँ इंटरवल तो पता है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, लेकिन कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में नहीं कहा गया। हाँ, भले ही पार्टिकल का मास के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन फोर्स को जानने के लिए सिर्फ मास का जानना काफ़ी नहीं है, मेरे को ये भी जानना पड़ेगा कि उस पार्टिकल में अवेलेबल एक्सेलरेशन कितना है, तब तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल कह सकेंगे, फिर दैट इनटू टाइम इंटरवल करेंगे तो मेरे को इम्पल्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं फोर्स इनटू टाइम इंटरवल से इवेल्युएट करना चाहें तो मेरे को फोर्स जानना है, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ रहे हो कि नहीं? मैंने कहा कि डेल्टा पी अगर इम्पल्स है तो वो मैं एफ इंटू टी, या कहो कि एफ इंटू डेल्टा टी से मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, और उसके लिए मेरे को एफ का पता होना जरूरी है। तो एफ को मैं एम इंटू ए कह सकता हूँ, दैट इंटू डेल्टा टी, ये मेरे को इम्पल्स के बारे में बता सकता है। ठीक है, तो मेरे पास ये पता है, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए। तो हम लोगों को ये पता है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये एसटी रिलेशन है, ध्यान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन में हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को वेलोसिटी मिलता है, उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाता है। यानी एसटी रिलेशन का सेकेंड डेरिवेटिव कैन गिव मी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आपके पास एस है जो कि दिया हुआ है 2t³ + 2। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, दैट इज ds/dt, जो कि हमारा होगा v इंस्टेंट, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये हो गया 2 इंटू t³ का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t², और 2 प्योर कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो यानी कि ये हो गया 6t²। एंड अगेन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, दैट इज ddt ऑफ दिस ds/dt, ठीक है, जिसको कि d2s/dt2, यानी कि एक्सेलरेशन कह सकते हैं ना, इसको हम लोग एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू 6 इंटू t² का डिफरेंशिएशन 2t, दैट मीन्स दिस इज 12t। 12t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट
एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। तो चूंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, दिस इंप्लाइज दैट वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, तो जिस मास का इम्पल्स निकालना है उस मास में एक वेरिएबल फोर्स काम कर रहा है। तो मैं तो यानी कि देयरफॉर टू गेट द इम्पल्स मैं एफ इंटू डेल्टा टी का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल एफ कांस्टेंट नहीं है। तब हमको क्या करना होगा, ये टोटल इम्पल्स निकालने के लिए जो इंस्टेंटेनियस फोर्स है दैट इज एम इंटू ए, ठीक है, दैट इंटू डी टी, एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेके उसको मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एज बिकॉज आई एम गेटिंग एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। सो तब मेरा वो हो जाएगा, मास का वैल्यू कितना दिया है, मास 2 kg, राइट। तो 2 इंटू 12t, 2 इंटू 12t ए की जगह, और डी टी इज अ वेरी स्मॉल टाइम, तो ये हो गया हमारा 24 इंटू टी डी टी। अब ये t का लिमिट में 0 to 1 सेकेंड लगा सकता हूँ, ठीक है। तो तब इसका वैल्यू हो जाएगा 24 इंटू दिस विल बी रिटन एज t²/2 0 to 1, ठीक है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट फोर्स को ड्यूरिंग द इंटरवल डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारा यहाँ एक्सेलरेशन वेरिएबल आ गया था, वो टाइम डिपेंडेंट था। तो यहाँ ये हो गया हमारा 24/2 12, और t का जगह अगर अपर लिमिट वैल्यू बैठाते तो 1, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 12 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो 12 न्यूटन सेकेंड यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। ये मैंने एक तरीका से बताया कि इम्पल्स के बारे में हम लोग अगर फोर्स इनटू टाइम के टर्म में उसको इवेल्युएट करना चाहेंगे, तब मेरे को ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम, जितना समय तक कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स डिसाइड करने के लिए बोल रहा है, इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू इंटरवल ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन कहीं अगर अप्लाइड फोर्स जिसके वजह से इम्पल्स निकालना है वो खुद अगर वेरिएबल हो, कैसे, प्रोवाइडेड एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन मास में बन रहा है वो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल बन रहा है, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स भी वेरिएबल है, ठीक है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, टोटल इम्पल्स जो है वो एक स्टेप में डायरेक्ट ड्यूरिंग द टोटल इंटरवल डायरेक्ट फोर्स इनटू टाइम इंटरवल मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तब उस इंटरवल का भी बहुत छोटा सा हिस्सा dt पार्ट में हमको एक छोटा सा इम्पल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, f इंटू डी टी, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द लिमिट ऑफ t फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम गिवन, और तब हमको उस इंटीग्रेशन से उस ड्यूरेशन का इम्पल्स मिल जाएगा। ये हुआ फोर्स इनटू टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो। लेकिन मान लो इसका दूसरा तरीका भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ये जो हमने यहाँ तक ये जो वेलोसिटी वाला टर्म निकाला था, ठीक है, वो वेलोसिटी वाला टर्म से ही अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन तक ना जाए, तो हम लोगों को इतना पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को डिफरेंशिएट किए तो ऑन द पार्टिकल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। तो मेरे को तो अल्टीमेटली इम्पल्स का एक और टर्मिनोलॉजी में बात कर सकता हूँ ना, अगर इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम है तो इम्पल्स का दूसरा मीनिंग तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इम्पल्स अगर मोमेंटम को चेंज कराता है, किसका मोमेंटम, पार्टिकल का मोमेंटम को अगर वो चेंज कराता है, तो दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन इम्पल्स इज इक्वल टू m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे, तभी मेरे को क्या होगा, इम्पल्स मिल जाना चाहिए।
तो चूंकि वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट आया, सो देयरफॉर v इनिशियल जो हमारा होगा दैट इज एट t इक्वल टू 0 इंस्टेंट, तो 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और v फाइनल जो है दैट इज एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 6 इंटू 1 स्क्वेयर यानी 6 मीटर पर सेकेंड। तो एज ए रिजल्ट ऑफ this displacement time relation we can reach to the conclusive idea of getting magnitude of the particle at initial instant and final instant of that interval during which we need to calculate impulse on the mass. So therefore we can write down 2 into 6 minus 2 into 0, so ultimately it is 12 न्यूटन सेकेंड। तो ये भी आप तरीका सोच सकते हो, ये दोनों बात जहाँ भी इम्पल्स का बात पूछा जाएगा या इम्पल्स रिलेटेड मैथमेटिकल आर्गूमेंट करना होगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो दोनों व्यू है, दोनों जो एंगल है इम्पल्स के बारे में बात करना है, एक फोर्स इनटू टाइम इंटरवल का प्रोसेस और दूसरा चेंज ऑफ मोमेंटम, दोनों ही से आपको दिमाग रखना है कि कौन सा केस में, जैसे यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम पे बात करूँ तो कैलकुलेशन आसान हो रहा है, वी नीड टू ऑब्जर्व लेस पॉइंट ऑफ थिंग्स, उनको इंटीग्रेशन वगैरह करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूडिकल चेंज इन मोमेंटम से मतलब है, और वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट आ गया तो डायरेक्टली जो रिक्वायर्ड टाइम्स है स्टार्टिंग इंस्टेंट का टाइम और फिनिशिंग इंस्टेंट का टाइम, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ये दोनों इंस्टेंट का टाइम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको डायरेक्टली वो वैल्यू मिल जाएगा, कौन सा वैल्यू, मोमेंटम वाला वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। तो चलो हम लोग मूव करते हैं फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल लेट्स कंटिन्यू अनदर प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जब भी मेरे को स्प्रिंग ब्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम दिखता है ना तो उसमें बात करने को बहुत मन करता है। तो इसमें आप स्प्रिंग रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर चुके हो, शायद आप वर्क पर एनर्जी वाले चैप्टर्स में भी किए हैं, मोमेंटम में भी करते हैं, है ना, तो और हम लोग ऑसिलेशंस पे भी करते हैं, तीन ये मेन जगह है जहाँ हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट पे बात करते हैं। हाँ, कुछ हम लोग लॉज ऑफ मोशन में भी स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट पे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन है, फर्स्ट इट इज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ऑब्वियसली इट इज एब्सोल्युटली अ स्मूथ सरफेस केस, है ना, स्मूथ सरफेस में एक अरेंजमेंट दिया है, कैसे दो ब्लॉक 3 kg 6 kg कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग जिसका स्टिफनेस है 200 न्यूटन पर मीटर, है ना। इनिशियली इट इज सेड दैट इनिशियली इट इज अनस्ट्रेच्ड, यानी कि स्प्रिंग का स्टार्टिंग इंस्टेंट में कोई इलोंगेशन भी नहीं है, कोई कंप्रेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई स्प्रिंग फोर्स भी नहीं है और कोई स्प्रिंग एनर्जी भी नहीं है। तो एकदम स्टार्टिंग इंस्टेंट में सिस्टम का जो एनर्जी है वो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ 3 kg एंड 6 kg सजेस्टेड, यानी कि दोनों में काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर? अब है कि आप देखिए दोनों का मोशन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इनिशियली क्या होगा, स्प्रिंग इलोंगेट करने लगेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे ही ये समझ में तो कुछ ऐसा आ रहा कि ये दोनों लगातार ऐसे जाता रहेगा, क्या एक स्पीड से जाएगा? एक स्पीड से नहीं जा सकता है। क्यों? देखो मान लो ये अगर इनिशियल जो सेपरेशन है, इधर ये ब्लॉक है हमारा 3 kg का, इधर ये ब्लॉक हो गया हमारा 6 kg का, ये पोर्शन जो है वो स्प्रिंग है, ठीक है, ये पोर्शन है वो स्प्रिंग, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अगर नेक्स्ट इंस्टेंट में मैं ये 3 kg को यहाँ और ड्यू टू द मोशन ऑफ 6 kg को अगर यहाँ देखता हूँ, ठीक है, ये अगर मैं नेक्स्ट इंस्टेंट का ये स्टेप 1, ये स्टेप 1 पहला इंस्टेंट गिवन इंस्टेंट है, ये स्टेप 2, जैसे ही हम लोग ये स्टेप से ये स्टेप जाएंगे तो आप सीधा देख लो देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग ड्यू टू द मोशन सजेस्टेड। इसका अगर इनिशियल इस इंस्टेंट का वेलोसिटी को फॉर एग्जांपल u1, इसका स्पीड को u2 अगर लिखते हैं
तो यहाँ आके ना ये U1 जो है वो कुछ U1 डैश और इसका जो U2 है वो कुछ U2 डैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों? कारण है, अगर इधर का मैं चेंज ऑफ लेंथ x1 और इधर का चेंज ऑफ लेंथ x2 अगर मान लूँ, दैट इज x1 प्लस x2, ये दोनों मिला के अगर मेरा ओवरऑल इलोंगेशन x है, इतना तो मेरा नेचुरल लेंथ है। ये मान लो कि स्प्रिंग का इतना नेचुरल लेंथ है, जो इसमें भी था इसमें भी है। तो इलोंगेशन पार्ट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस टू। 3 kg इधर x1 मूव किया, 6 kg उधर x2 मूव किया, तो ओवरऑल मूव कितना हुआ? ओवरऑल इलोंगेशन हुआ x। यानी कि स्प्रिंग फोर्स जो अब बन जाएगा इस इंस्टेंट में, जो मैं स्प्रिंग फोर्स को ऐसे दिखाऊं तो इधर हो जाएगा kx, इधर भी एक्ट करेगा kx। यानी कि जो kx का जो स्प्रिंग फोर्स है ये दोनों एंड पे ही काम करेगा। स्प्रिंग फोर्स जो है वो इंडिविजुअल एंड का रिस्पेक्टिव इलोंगेशन पर वर्क नहीं करेगा। स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इलोंगेशन। ओवरऑल इलोंगेशन attained by the spring due to the motion of both the blocks 3 kg and 6 kg, those who are moving opposite to each other। तो इसका मतलब रिटार्डेशन दोनों में होगा, 3 kg में भी होगा और 6 kg में भी होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से दोनों का ही अगर रिटार्डेशन होगा तो दोनों का स्पीड घटेगा। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि दोनों स्पीड घटते घटते एक समय दोनों ही बिल्कुल एक साथ जीरो होगा? अगर दोनों बिल्कुल एक साथ एक इंस्टेंट में जीरो हो जाए तो उस इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस मोमेंटम क्या होगा? जीरो। जबकि स्टार्टिंग इंस्टेंट में 6 kg का मोमेंटम अगर राइटवर्ड को मैं बाई कन्वेंशन इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और इधर का डायरेक्शन को कन्वेंशनली नेगेटिव ले लेता हूं, तो इसका मतलब है आपको वैल्यू वाइज ही समझ में आ जाना चाहिए। स्टेप 1 से आप देख लो, इनिशियल मोमेंटम, मैं ऑफ कोर्स लीनियर मोमेंटम का ही बात कर रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम मैं अगर लेफ्ट साइड का मोशन को, कन्वेंशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन लेफ्ट साइड को अगर नेगेटिव ले रहा हूं तो मैं उसको लिखूंगा -3 × 1 और राइट साइड को लिखूंगा +6 × 2, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज लेफ्टवर्ड, सो लेफ्टवर्ड मोमेंटम नेगेटिव, राइटवर्ड मोमेंटम पॉजिटिव। तो ये हो गया -3 + 12 यानी 9। ये क्या है? 9 kg/s। ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम। तो इसका मतलब साफ हो गया, इसका मतलब क्लियर हो गया कि अगर इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव है एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज सजेस्टेड बोथ द मासेस आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो इसका मतलब आप ये मान लो, ये आपको कॉन्सेप्चुअली समझना होगा कि दोनों मास का ही स्पीड डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एज सजेस्टेड, लेकिन दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं होगा। अगर दोनों एक ही साथ जीरो हो गया यानी कि एक इंस्टेंट आ जाएगा जिस इंस्टेंट में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, एंड दैट इज नेवर पॉसिबल, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भले ही आप इस इंस्टेंट का बात करो, नेक्स्ट इंस्टेंट का, उसके बाद वाला इंस्टेंट का, हर समय एट स्टेप 2, ये जो स्टेप 2 का बात कर रहे हैं, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, net force on the system of 3 + 6 that is 9 kg is 0। क्यों 0? तो इसका कारण आप समझ सकते हो। वाई क्यों 0 भाई? क्योंकि स्प्रिंग फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंसिंग ईच अदर। ये जो एक ही स्प्रिंग में जो दोनों एंड पे आप
फोर्स देख रहे हो, one which is acting on 3 kg and another which is acting on 6 kg. So within the system net force 0 हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स काउंटर बैलेंस हो गया, यानी कि सिस्टम पे कोई नेट फोर्स है ही नहीं, क्योंकि सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट स्मूथ है, तो फ्रिक्शन फोर्स का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तय हो गया कि दोनों एक साथ तो कभी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, पहला बात। अब है कि स्पीड अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वैल्यू वो घटेगा, तो 6 इंटू 2 का जो पार्ट है वो भी डिक्रीज करने लगेगा, और 3 इंटू ये जो इनिशियली 1 था वो भी डिक्रीज करेगा, यानी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड भी घटने लगेगा, नेगेटिव मैग्नीट्यूड भी, नेगेटिव मोमेंटम वाला जो पार्ट है इसका भी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम घटने लगेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम घटने लगेगा, लेकिन दोनों का इंस्टेंटेनियस सम क्या होगा, सेम रहेगा। तो ऐसा होगा कि एक धीरे धीरे, इसका मतलब ये है कि दोनों का ही मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम वैल्यू व्हाइल मूविंग ऑपोजिट इन डायरेक्शन डिक्रीज करने लगेगा अनडाउटेडली, और दोनों में हु विल रीच टू जीरो फर्स्ट, कौन सा मैग्नीट्यूड पहले जीरो आना चाहिए, ऑब्वियसली 3 वाला, 3 जीरो के ज़्यादा नज़दीक है ना, देन 12 जीरो होने के काफ़ी पहले 3 का जीरो हो जाना पॉसिबल है। इसका मतलब है एक इंस्टेंट आएगा जब, हालांकि हमको उसका ज़रूरत नहीं है समझने का, फिर भी हम लोग अगर कॉन्सेप्ट को पूरा इलेबोरेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब एक इंस्टेंट आएगा जब 3 kg का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन उस इंस्टेंट में भी हमको 6 kg में एक वेलोसिटी v डैश कुछ दिखेगा। कुड यू फॉलो माई पॉइंट, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप जानना चाहते हो भाई वो 6 का उसका समय का वेलोसिटी कितना होगा ना, 6 v डैश इज इक्वल टू 9, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम तो हमको हर वक्त 9 मिलना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो क्वेश्चन में पूछ दिया है ना कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑन द वन मास व्हेन द अदर वन इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, तो वो ये इंस्टेंट होगा और उस समय v डैश का वैल्यू होगा आपका 9/6 यानी 3/2 मीटर पर सेकेंड। ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, ये हमारा रिकॉर्ड फाइनल स्टेप नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय भी स्प्रिंग में एक इलोंगेशन है, तो उस समय मान लो इलोंगेशन कुछ x डैश है, तो k x डैश एंड k x डैश आर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रिस्पेक्टिव मासेस, ठीक है। इधर k x डैश काम कर रहा है, इधर भी k x डैश काम कर रहा है, क्लियर है। तो अब सवाल है कि यहाँ भी नेट फोर्स जीरो, तो अब ये इंस्टेंटेनियसली रुकने के बाद भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ के एक्स डैश, अब ये क्या करेगा 3 kg को राइटवर्ड मूव कराएगा, यानी कि उसके बाद क्या होगा 3 kg में एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, यानी कि नेक्स्ट टू दिस 3 kg में एक वेलोसिटी इधर आएगा, ठीक है, उसको मैं कुछ v1 समझ लूँ, ठीक है। और उस इंस्टेंट में जब इसमें v1 है तब 6 kg में इन द सेम डायरेक्शन देयर विल बी समथिंग v2 जो है वो फर्दर v डैश से भी कम हो रहा है, क्योंकि इलोंगेशन तो तभी भी है, सम स्प्रिंग फोर्स k इंटू x1, इधर मान लो इधर k इंटू x1 ऐसा कुछ काम कर रहा है, x1 इज अगेन डिफरेंट देन x डैश, तो लगातार वो x का वैल्यू चेंज हो रहा है। मैं फिर से कह देता हूँ, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को ये सब स्टेप्स करने का जरूरत ही नहीं था। आप सोचोगे कि सर MCQ है, इतना समय क्यों लगा रहे हैं सर, ट्रिक तो नहीं मिला। अरे ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि पूरा मैकेनिज्म को समझे बगैर ना आंसर में कूद पड़ो तो मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ और जब से ये MCQ वाला टर्म आया ना, तो मैं देखता हूँ बच्चों में ये दिक्कत है कि वो MCQ का मतलब समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पढ़ो और फाइनल डायरेक्ट फार्मूला ढूंढ लो पहले, है ना, ताकि मैं आंसर को पहुँच जाऊँ, ठीक है। लेकिन मान लो जरूरी तो नहीं ना है कि मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल यही क्वेश्चन कुछ डेटा चेंज करके ही एग्जाम में आएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन हो और ये जो इंटरमीडिएट वाला मैं बात पूछ रहा हूँ वहाँ का टर्म को पूछ दे, है ना। तो
अगर सिर्फ आंसर निकालने के चक्कर में क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला पे कूद पड़े तो बीच का कहानी आपका तो है भगवान भरोसे चला गया। तो भगवान भरोसे तो आपका IIT है ना या नीट नहीं निकलेगा। तो आपको पूरा समझना है, अपने भरोसे निकालना है ना। तो अपने भरोसे मतलब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी, करेक्ट। तो अब है कि अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फाइनल स्टेट, व्हाट इज द फाइनल स्टेट, है ना। अब इसके बाद जो है देखो मैं फाइनल स्टेट पर बात करूंगा और इस इंस्टेंट के बाद तय हो गया कि यहां भी V2 इज स्टिल ग्रेटर देन V1, यानी कि इलोंगेशन अब भी होगा, ठीक है। ये वाला जो इंस्टेंट मैं लिख रहा हूं भले ही V2 इसके प्रीवियस वैल्यू ऑफ V' से कम है, लेकिन स्टिल V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट मीन्स इलोंगेशन इज कंटिन्यूड। तो हमको चाहिए मैक्सिमम इलोंगेशन। तो लास्ट at maximum elongation speed of both the blocks must be equal। अब मैं डायरेक्ट ये आर्गुमेंट पे कैसे कूद गया, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ जो इंस्टेंट लिखा था V2 इज स्टिल ग्रेटर देन V1, और ध्यान दो नेचर ऑफ स्प्रिंग फोर्सेस और मोशन पर ध्यान दो, स्टिल स्प्रिंग फोर्स इज रिड्यूसिंग द मोमेंटम ऑफ 6 kg, है ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन एग्जिस्टिंग मोशन ऑफ 6 kg से ऑपोजिट है, जबकि स्प्रिंग फोर्स इज फेवरिंग द मोशन ऑफ 3 kg, यानी कि 3 kg का मोमेंटम राइटवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा और बढ़ेगा और 6 kg का और घटेगा। तो एक का बढ़ता और दूसरे का घटते हुए एक समय आएगा कि जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। व्हेन बोथ ऑफ देम विल एट द मैक्सिमम लोकेशन स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स मस्ट बी इक्वल। सो दिस इंप्लाइज दैट v रिलेटिव, यानी कि दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और जैसे ही दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा दैट विल बी द मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है, यानी कि दोनों में इक्वल स्पीड हो जाएगा। और तब ये मोमेंटम, ये 9 kg/s का मोमेंटम 3 × v + 6 × v, यानी कि 9v, तो v हो गया 1 m/s। 1 m/s वो कॉमन वेलोसिटी होगा एट विच बोथ द पार्टिकल, both the 3 kg and 6 kg attains this velocity at the time when the spring is assumed to be maximum elongation। क्योंकि उसके बाद then speed of 3 kg will start increasing then the speed of 6 kg, कारण speed of 6 kg को लगातार रिटार्डेशन मिल रहा है और speed of 3 kg को लगातार एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो इस इंस्टेंट के बाद स्टोरी डिफर कर जाएगा और फिर उसका जो इलोंगेशन वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। सो दिस इज दैट रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट विच मैक्सिमम इलोंगेशन इज पॉसिबल। और अब हम वो मैक्सिमम इलोंगेशन को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मेरे को वो कंडीशन मिल गया कि कब इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। और अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ ½ × 3 × 1² was the initial kinetic energy on 3 kg plus ½ × 6 × 2², this is the initial kinetic energy of the second body। ये दोनों का total kinetic energy at the initial instant will be equal to ½ × 3 + 6 × 1²। जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम वेलोसिटी के लिए होगा तो ½ मास × v² प्लस ½ k × x max, maximum spring elongation, so ½ kx² will be the spring energy। तो इससे हमको वो वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि इधर हो गया आपका 3/2 प्लस यहाँ आप एक 2 कैंसिल कर सकते हो तो दैट इज 12, और इधर हो गया आपका 9/2 है ना, प्लस k है 200/2 दैट इज 100
इंटू एक्स मैक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो फाइनली इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो एक्स मैक्स का जो स्क्वायर वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, इधर ये सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 3 दैट इज 27 माइनस 9/2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया आपका 18/2 इंटू 100 दैट इज 9/100 है ना, एक्स मैक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स मैक्स हो गया आपका, देयरफॉर एक्स मैक्स हो गया आपका 3/10 मीटर दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको सेंटीमीटर्स में ऑप्शन है, तो यस 30 सेंटीमीटर विल बी द मैक्सिमम elongation possible here in this spring, where we have seen that the two blocks attached with an initially unstretched spring moving in opposite direction resting on a smooth surface, and it was such a wonderful example where we have discussed so many things। हमने बहुत सारा पॉइंट्स इसमें सीखा है कि किस तरह से हमको स्प्रिंग फोर्स का इफेक्ट को डिस्कस करना है ऑन अ टू ब्लॉक स्प्रिंग अरेंजमेंट टू अंडरस्टैंड एट विच पोजीशन अ स्प्रिंग कैन रीच टू द मैक्सिमम इलोंगेशन। अगर इसी तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम कंप्रेशन रिलेटेड है तो वहाँ भी आपको मैकेनिज्म बिल्कुल इसी तरीके से आर्गुमेंट करना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज जो मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन कराए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ज़रूरत पड़ेगा तो आपके लिए और भी लेक्चर्स बनाएंगे बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। ठीक है, लेकिन पहले कुछ और चैप्टर्स पे बात करेंगे इसके बाद, और फिर ज़रूरत पड़ा और अगर आपको लगेगा कि हाँ यू नीड मोर क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो मेरे को समझ में आएगा कि हाँ आपके लिए और भी इसमें बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्कस करने का तो कोई अंत नहीं है, और आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स विथ more and more interesting questions from all chapters, so that you can get a balanced preparation in throughout your subject for this upcoming examination in July। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी कॉन्सेप्चुअली ये सारा कॉन्सेप्ट सीखने का स्कोप मिले और आप एक अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस के साथ सक्सेसफुली क्रैक कर सके आपका एग्जामिनेशंस। और इसी तरह चैनल को सपोर्ट कीजिए और इनकरेज कीजिए ताकि आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियोस बना सकें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।